हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस के ताल्लुक से अहम जानकारी दूंगा। ये क्या होता है दोस्तों? आमतौर से अगर हम समझना चाहें इसको तो यूँ समझ सकते हैं कि ये खमर का गठिया या गर्दन वगैरह के अंदर होने वाला एक अहम रोग है, लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस का ताल्लुक हम खमर से और कोले की हड्डी से मानते हैं। दोस्तों, ये 15 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र में होने वाला एक कॉमन है गठिया होता है। इसमें मोस्टली मेल्स ज़्यादा मुतासिर होते हैं, फीमेल्स भी होती है लेकिन मेल्स ज़्यादा होते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस की चपेट में आने वाले मरीज़ जब ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रह सकते, इन जो पेशेंट होते हैं इसके वो फिज़िकल वर्क करने में भी उनको प्रॉब्लम आती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो हड्डियों से रिलेटेड ये बीमारी है जिसमें अहम रोग यानी जो मेन जो है रीढ़ और कोले की हड्डियों में बहुत दर्द होता है। हेल्थ एक्सपर्ट इसे अर्थराइटिस या गठिया का एक ही प्रकार बताते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी से लेकर गर्दन तक दर्द होता है। ये शिकायत बचपन से शुरू हो जाती है, टीनेजर या 15 साल की उम्र से हम कह सकते हैं। इस दर्द की चुभन इतनी भयानक होती है कि अच्छा खासा इंसान भी दुर्बल बन सकता है। जी हाँ, तो इस प्रॉब्लम के चलते कई लोग ठीक से न बैठ पाते हैं, न अपने काम को आसानी से कर पाते हैं। दर्द के झेलने की वजह से इस बीमारी का मरीज डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से इंसान के बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। इस बीमारी में पीठ और गर्दन में हमेशा दर्द रहता है, जिसके चलते पसलियाँ भी प्रभावित होती हैं। इसकी वजह से कभी कभी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। तो दोस्तों, ये बैक से लेकर ऊपर खंबर गर्दन तक और साथ में आगे फसलियों तक आ जाता है। इसकी सीवियरिटी अगर बढ़ जाए तो इंसान की खमर मुड़ जाती है, जिसको झुका हुआ। अभी क्या हो गया ना कि इसका इलाज के ताल्लुक से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा इसके ताल्लुक से इलाज के ताल्लुक से फैसिलिटी निकल चुकी है और बहुत सारी दवाइयाँ बन चुकी हैं और हेल्थ एक्सपर्ट ने इसके ताल्लुक से बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से ये केस बहुत रेयर हो गए। इस प्रॉब्लम के चलते कई लोग ना ठीक से बैठ पाते, ना अपने काम को अच्छे से कर पाते, लेकिन ये सब चीज़ें उनको झेलना पड़ती हैं। तो एक्सपर्ट की अगर हम माने तो जीन जो है ये एक आसपास के हमारे इन्वायरमेंट वजह भी इसकी हो सकती है। जो जीन होते हैं यानी कि जेनेटिक्स ये बीमारी होती है, तो ये एक इंसान को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार बना सकते हैं। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसका सिम्टम्स तब पता चलता है जब गर्दन के निचले हिस्से से लेकर पीठ के निचले हिस्से तक दर्द महसूस हो, जिसके चलते आप इन अंगों का ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर सकते। लगातार रीढ़ की हड्डी, खमर में दर्द, गर्दन में अकड़न आना, कोलों में दर्द होना, ज़्यादा देर तक बैठने में परेशानी होना। इस बीमारी के चपेट में आने वाले मरीज ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह सकते। ऐसे पेशेंट्स को फिजिकल वर्क करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, इसके साइन सिम्टम्स में मैं एक खास बात आपको बता दूं कि इसका जो दर्द है वो मोस्टली रात में सोते वक्त और सुबह सुबह मॉर्निंग में स्टिफनेस भी आती है, लेकिन चलते फिरते वक्त वो जो है तो कम हो सकती है। तो इसके अंदर अहम चीज़ यही है कि इंसान को चलने फिरने में तकलीफ होती है। और अगर इसकी वजह की बात करेंगे हम लोग तो डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हो सकता है, एज रिलेटेड भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है। और साइन सिम्टम्स की हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें पेन और स्टिफनेस मिलेगा, बैक पेन होगा, वीकनेस आएगी, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में तकलीफ़ होना, मुड़ने में, किसी काम के अंदर तकलीफ़ होना, इम्बैलेंस हो सकता है, रेडिएटिंग पेन हो सकता है। तो इस तरह से इसके ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इस बीमारी का कॉमन जो पहलू है वो HLB27 है। HLA-B27 नामक का एक जीन होता है जो पैदाइशी इंसान में मौजूद होता है।
हालांकि ये मेडिकल वजह है, रीज़न है, लेकिन इसके अलावा लाइफ स्टाइल से भी कुछ इसकी वजह बन सकती है जो कि बीमारी का कारण बनती है। जैसे कि सोते वक्त इंसान का पोस्चर जो है ठीक नहीं होने से रीढ़ की हड्डी का जो अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, दर्द को जन्म देता है। स्ट्रेस, इंजरी, जोड़ों और टिश्यूज़ की जो सूजन है, एक्सरसाइज ना करना, ठीक से डाइट ना लेना, मोटापा बढ़ जाना। जी हाँ दोस्तों, मोटापा तो ये इसके लिए बहुत अहम वजह है। अब मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ें बताऊंगा कि इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस के वजह से देर रात तक दर्द रहता है, लंबे वक्त तक लेटने से दर्द, सूजन, अकड़न भी रहती है। लिहाजा हमें अच्छी नींद लेने के लिए रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उसकी सलाह लेना बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक अहम चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सोते समय हमारे को पोस्चर पे ध्यान देना है। हमारे आप जब भी सोइए उसका खुद के पोस्चर को कंट्रोल नहीं कर सकते हम जब सोते हैं, तो इसलिए स्टिफ बेड यानी ऐसे बिस्तर का चुनाव करना है या सेलेक्ट करना है हमको जो थोड़ा कठोर हो यानी सख्त हो। चूँकि इस बीमारी से पीड़ित लोगों में रात के वक्त दर्द ज़्यादा देखा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसलिए नींद के दौरान बेचैनी को कम करने के लिए अच्छे गद्दे का उपयोग हमें करना चाहिए। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। इसके लिए हमको इससे बचना है तो पानी को हल्का गर्म करके अगर हम नहाते हैं तो गर्म पानी से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस के दर्द में और जकड़न से छुटकारा मिलता है। नहाने के बाद स्ट्रेचिंग जो एक तरह का एक्सरसाइज होता है, एक व्यायाम हम जिसको बोल सकते हैं। इसके अलावा जिन हिस्सों में आपको दर्द है वहाँ गर्म और ठंडा सेक लगाएं। और हमारे डाइट में भी कुछ चीज़ें हमको रखना चाहिए, जैसे कि हल्दी है। हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण रखने वाला एक हर्बल चीज़ है। इसके इस्तेमाल से भी हमारे कमर का दर्द कम होगा। एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर अगर हम मिलाते हैं, रात को सोने से पहले अगर पीते हैं तो सुबह को हमें दर्द का एहसास नहीं होगा, यानी इतना अच्छा इसका रिजल्ट होता है। लहसुन भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को 8 से 10 कलियों का पेस्ट बनाओ, कमर पर लगाओ और तौलिया वगैरह को डुबाकर निचोड़कर लहसुन का जो पेस्ट है 20 से 30 मिनट तक रहने दो उसको। बहुत ज़बरदस्त नुस्खे हैं, इसके इस्तेमाल से हम लोग इसके जो दर्द है, इससे पेन जो हो रहा है उससे बच सकते हैं। अदरक का भी इस्तेमाल किया जाता है शहद के साथ में। तो इस तरह से दोस्तों हम इससे बचाव कर सकते हैं। अगर इसकी हम डायग्नोसिस की अगर हम बात करेंगे तो एक्सरे, MRI, इस तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें इन्वेस्टिगेशन में, वो HLA-B27 है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक जीन होता है। ये टेस्ट के अंदर 95% तो पता चली जाता है, लेकिन मोस्टली जिसमें भी ये पाया जाता है ज़रूरी नहीं उसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस हो। जिसका ये पॉजिटिव आता है उसके अंदर सिम्टम्स के अलावा, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस का भी पॉजिटिव आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एंकिलोजिंग हो। तो इस तरह से इसके ये इन्वेस्टिगेशन थे। दोस्तों, इसकी बीमारी को हम वक्त के चलते नहीं पहचानेंगे, लापरवाही करेंगे, सही डॉक्टर के से इलाज नहीं करेंगे तो पेचीदगियाँ पैदा हो जाती है। पेचीदगी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊँ, यूवेटिस इसकी वजह से हो सकता है, यानी आई इन्फेक्शंस, कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी लापरवाही हमें बहुत सारी प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकती है। इसकी इलाज की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आप याद रखें, जैसे कि 4 चीज़ें इसमें बहुत अहम है। इलाज में इसमें फिज़िकल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि शुरुआती है। अगर हम लक्षण नज़र आए, जल्द से जल्द डॉक्टर से अगर रूमेटोलॉजिस्ट से मिल ले तो वो हमको स्पेसिफिक एक कोई ऐसी थेरेपी बताएंगे जिससे हमको काफ़ी रिलीफ मिल सकती है और हम इससे बच सकते हैं। तो फिज़िकल थेरेपी है, मेडिसिन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इंजेक्शन थेरेपी भी इसमें होती है। इंजेक्टेबल थेरेपी से भी काफ़ी रिज़ल्ट मिलता है। सर्जरी इसमें अच्छी रिज़ल्ट देती है, 20% तक तो सर्जरी में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। और साथ ही इसके लिए एक्सरसाइज है, स्विमिंग अगर कोई करता है तो उससे उनको रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये था दोस्तों एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप कि आपको तमाम बातें अच्छी समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ सवाल आपके जहन में, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप, उसका जवाब आपको हम ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।